नमस्कार मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 11th की जो इंग्लिश की बुक है उसका एक चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय डॉक्टर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक बहुत ही रिनोन्ड लेखक है जिन्होंने इस किताब को लिखा था, अपनी दादी के बारे में लिखा था। और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या उनकी दादी के प्रति उनका व्यवहार था, किस तरीके से वो सोच रहे थे और किस प्रकार से उनके जीवन के 3 अलग-अलग पड़ाव थे, जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो सबसे पहला पड़ाव था जब वो गाँव में थे, दादी के साथ किस तरीके से वो टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद जब वो शहर चले गए, वहाँ पर कैसे रहा, और उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर चले गए, तो किस तरीके से रहा। इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो लगभग इसी तरीके से यह सारा आपके पास इस चैनल पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि आपको ये पता चले कि आंसर कैसे लिखना है, तो स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखना है, एट द सेम टाइम ये टॉपिक क्या है। अब जो सबसे पहले पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। वो कह रहे हैं कि मेरी दादी, जो कि दूसरों की दादी की तरह ही एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कह रहे हैं कि 20 साल से जब से मैं उनको जानता हूँ, तब से वह ओल्ड थी, बूढ़ी थी और रिंकल्ड थी। रिंकल का मतलब झुर्रियों वाला फेस था उनका। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक समय पर वो बहुत ही सुंदर थी, यंग थी और जवान थी। प्रिटी थी यानी जवान, और बहुत ही सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। ऑब्वियसली उनकी वो दादी है तो उनके दादा के बारे में बात होगी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह मेरे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। इसका कारण क्या है कि वहां उनके जो दादाजी थे वो बहुत समय पहले ही गुजर चुके थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी का पोर्ट्रेट था वो कहाँ था, कि जो मेंटल पीस होता है, जहाँ पे आप आग वाग जलाते हैं, उसके जस्ट ऊपर जो रखा जाता है ड्राइंग रूम के अंदर, उसमें ऊपर रखा गया था। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब ये सब बातें हो रही है आज से लगभग 100 सवा 100 साल पहले की हो रही है। तो उस समय लोग इसी तरीके की वेशभूषा पहनते थे। और उस समय ये बता रहे हैं कि वो क्योंकि चूंकि खुशवंत सिंह सिख परिवार से आते हैं, तो उनके जो दादाजी थे वो एक बिग टर्बन पहन के बैठे, एक बहुत बड़ी पगड़ी पहन के बैठे हैं और बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी वो उनकी ज्यादातर जो उनका वक्षस्थल था उसको पूरा ढके हुए थे, यानी उनके जो छाती के ऊपर तक आती थी वो। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। अब यहाँ पर ह्यूमर, आपके एक ह्यूमर आता है। जो लेखक है उसने ह्यूमर क्या रखा है कि मुझे लगता है कि इतनी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति होगा वो शायद कम से कम 100 वर्ष का तो होगा। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कह रहा है कि उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पत्नी होगी या फिर बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि उसकी नज़र में ये था कि उसके दादा की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसके हिसाब से ऐसा था कि वो दादा थे, उनके ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई पत्नी होगी या बच्चे होंगे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियां होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। देखिए ये थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है, इसको हाईलाइट किया गया है, इसलिए हम इसी पे ध्यान देते हैं। अब वो कह रहा है कि मेरी दादी जो थी वो सुंदर थी, यंग थी और प्रिटी थी, बहुत ही सुंदर और जवान हो। ये जो थॉट है ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी अकस्मात जो आता है आपके पास थॉट आता है, या ऐसा थॉट जो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे रिवोल्टिंग का मतलब क्या होगा कि जो संभव ही नहीं है, ऐसा थॉट अगर आपके दिमाग में आता है, तो विस्मयकारी जो थॉट है वो है, वो विचार है, वो है कि मेरी दादी किसी जमाने में जवान होगी और सुंदर होगी। क्यों? क्योंकि अभी उनकी दादी के रिंकल फेस है और वो बूढ़ी है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ अ गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब वो उसकी दादी बताती है किस तरीके के गेम जो होते थे, किस तरीके के खेल दे होते थे वो उस जमाने में खेला करती जब वो बच्ची थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन पार्ट। अब वो कह रहा है कि बच्चे के हिसाब से ऐसा है कि वो
जब मैं उनको देख रहा हूँ, या मैं एज अ 20 साल का जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि वो मेरे लिए बहुत ही अलग था, अलग एक्सपीरियंस। एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही अलग था, और अनडिग्निफाइड है क्योंकि उसके लिए बिलीव करना मुश्किल है कि उसकी दादी भी कभी बच्ची थी या जवान थी या फिर इस तरीके की थी। एंड ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस। और हम कैसे मानते थे कि वो जो कहानियां सुनाती थी प्रॉफिट्स की, जो मसीहाओं की जो कहानियां सुनाती थी, उसी तरीके की ये भी एक कहानी है जो एक्चुअल में सच शायद ना हो। अब फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब आएगा, प्रॉफिट का मतलब आएगा मसीहा, और फेबल्स का मतलब आएगा जो लोक कथाएं होती हैं वो। She had always been short and fat and slightly bent। वो कह रहा है जब से देखा है तब से वो क्या थी, कद की छोटी थी, नाटी थी, फैट थी, थोड़ी सी मोटी थी, और उनकी हमेशा पीठ जो होती थी झुकी हुई रहती थी क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और वो कह रहा है कि जो उनका फेस था उसमें जो झुर्रियां थी वो इधर से उधर जा रही थी, यानी बहुत ज्यादा झुर्रीदार चेहरा था उनका। No, we were certain she had always been as we had known her। अब वो कह रहा है कि हमें तो पक्का विश्वास था कि वो इसी तरीके की रही होंगी जैसे अभी दिखाई देती है। So old, so terribly old that she couldn't have grown older। वो कह रहा है कि शायद वो इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। And stayed at the same age for 20 years। और पिछले 20 साल से वो एक ही एज में थी। ये एक लेखक की कल्पना है कि किस तरीके से उनकी दादी लंबे समय तक बूढ़ी होती है। ऐसे ही अगर आप छोटे होते हैं तो आपके बच्चे ये सोचते हैं कि आप हमेशा यंग रहेंगे। सेम थॉट्स होते हैं, सेम प्रोसेस होता है। सी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब वो कह रहा है कि वो हमेशा उतनी, प्रीति का मतलब आप यहाँ पे जो वर्ड आता है उसको सुंदर भी बोला जाता है, इसका मतलब ये भी होता है कि जो आकर्षक होता है। तो वो कह रहा है कि वो इतनी आकर्षक तो नहीं होगी लेकिन वो हमेशा से सुंदर होंगी। सुंदर क्यों थी? क्योंकि उसकी भावनाएं उनके प्रति वैसी थी, क्योंकि वो एक बच्चा था और वो बच्चे की अपने दादा दादी के प्रति एक बहुत ही अच्छी भावना होती है। She hobbled around the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop। अब वो कह रहा है कि हॉबल का मतलब यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे लड़खड़ा कर चलना। तो वो कह रहा है सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, एक सफेद, क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी तो उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि आप सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो वो कह रहा है कि वो अपने सफेद कपड़ों में एक हाथ अपने पीठ पर रखकर या वेस्ट पर रखकर, वेस्ट मतलब आपके कमर पर रखकर, और अपने पांव को धीरे धीरे कदमों को संभालते हुए ऐसे चलती थी धीरे धीरे धीरे। और एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और वो क्या करती थी, दूसरा क्या करती थी, दूसरा हाथ होता था उसके अंदर क्या होती थी, रोजरी, यानी कि जो माला होती थी उस माला के मनकों को वो फेरती थी। बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब बीट्स ऑफ हर रोजरी का मतलब है, बीट्स का मतलब होता है मन के, रोजरी का मतलब होता है जो माला होती है वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन अनऑडिबल प्रेयर। अब वो कह रहा है कि जो उसके सफेद बाल थे, जो चांदी जैसे उसके बाल थे, वो बिखरे हुए रहते थे। उसकी कैसी, उसका जब चेहरे का वर्णन किया गया है तो उसका चेहरा किस तरीके का, पेल है। पेल का मतलब होता है जिसमें पीलापन लिया हुआ हो। तो उस पीला और झुर्रीदार जो चेहरा था और उसके लिप्स जो होते थे वो कंटिन्यूसली मूव होते थे इन ऑडिबल प्रेयर। जो वो भगवान का नाम लेती थी उसमें उनके लिप्स जो होते लगातार मूव करते थे जब वो माला फेर रही होती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। और ऐसा लगता है कि वो एक, जैसे आप पर्वत पे जाते हैं और चारों तरफ बर्फ होती है तो जिस तरीके का वो दृश्य होता है वैसा ही दृश्य होता है कि उसी तरीके की वो थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया अगेन। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब इसका मतलब है कि जो आपकी शुद्ध, जो सफेद, शुद्ध सफेद एक पावक जो आपकी फीलिंग आती है जिसको देखकर, उस तरीके की मूर्त वो थी, उसकी दादी थी। एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो आपको ऐसा करता था कि उनकी जो सांस है उससे आपको क्या मिलती है, एक शांति मिलती है और एक स्थिरता का एहसास मिलता है। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। अब वो कह रहा है कि मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे मित्र थे।
और मेरे मेरे जो पेरेंट्स थे, यानी मेरे जो माता पिता थे, उन्होंने मुझे उनके साथ तब छोड़ा था जब वो शहर में रहने के लिए चले गए, और तब से हम लगातार साथ में थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब वो मुझे क्या सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार करवाती थी, और उसके बाद स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती थी, जल्दी उठाती थी और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेस इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और वो जो अपना उनका डेली रूटीन था, उसमें क्या था कि वो अपने एक गाने की आवाज में एक अपना एक मॉर्निंग जो प्रेयर्स होती हैं, आज भी हमारे घरों में सुबह सुबह एक गाने की आवाज में गाई जाती है, कुछ भजन किए जाते हैं। उस प्रकार के भजन, वो उस प्रकार की प्रार्थना जो भगवान की प्रार्थना होती थी, वो एक मोनोटोनस यानी एक तार आवाज में, एक सम्य आवाज में वो गाती थी और सुनाती थी। while she bathed and dressed me in the while she bathed and dressed me, जब वो मुझे स्नान करवाती थी और जब मुझे वो तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, in the hope that I would listen and get to know it by heart, इस आशा में कि मैं भी उसको सुनूंगा और मैं भी उसको उसी तरीके से याद कर लूंगा। I listened because I loved her voice, और वो कह रहा है कि मैं वो सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, but never bothered to learn it, परंतु मैंने कभी भी उसको सीखने का प्रयास नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate when she had already which she had already washed and plastered with yellow chalk। और वो कह रहा है कि उसके बाद वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट होती थी उसको लेती थी और उस पे क्या करती थी कि वो उसको धोकर और उसके ऊपर येलो चौक का एक पाउडर लगा देती थी। और एक उसके साथ में क्या होता है, टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन। इसके साथ वो क्या देती थी कि जो आपके मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट है, मिट्टी का इंक पॉट होता था, और उसके साथ एक लाल पेन, और सब इन सबको वो टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सबको बांधकर मुझे वो पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपातीस। अब वो क्या करता था कि जो सुबह सुबह वो एक मोटी वाली चपाती होती है जो रात की होती है, उसको खिलाती थी उसको विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर। चपाती के ऊपर बढ़िया सा बटर लगा के, घी लगा के, और उसके बाद शुगर को फैलाकर वो उसको खिलाती थी। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद वो दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो रात की जो बासी रोटियां होती थी, स्टील चपातीज का मतलब जो रात की बासी रोटियां होती थी, उसको वो कुत्तों को, जो गांव के कुत्ते होते थे, उसको खिलाने के लिए लेके जाती थी। ये जो पहला हमने जो पढ़ा है ये हमारे उसके बचपन का है। अब आगे पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब जो स्कूल था वो क्या था कि वो मेरी दादी हमेशा मेरे साथ जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। और द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स, और जो मंदिर का पुजारी होता था वो हमें सिखाता था, जो हम उसके अक्षर होते थे वो सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो सुबह की प्रार्थना होती थी वो करवाता था। While the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। वो कहता था कि जब हम बच्चे सारे के सारे दोनों एक वरांडा, जो बरामदा था उसके दोनों साइड पे बैठते थे और उस हम गाते थे, जो अल्फाबेट्स जो होते थे, अक्षर होते थे, उनको गीत गाते थे, या फिर जो प्रार्थना होती थी उनको एक साथ गाते थे। कोरस का मतलब एक साथ गाना। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मंदिर के अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक ग्रंथ जो है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, वो मेरी दादी उसको पढ़ती थी। When we both had finished, we would walk back together। और जब ये सब समाप्त हो जाता था उसके बाद हम दोनों वापस आ जाते थे। This time the village dog would meet us at the temple door। अब इस समय क्या होता था कि जो जितने भी गांव के कुत्ते होते थे वो सब के सब उनको मिलते थे, कहां पर, जो मंदिर का या फिर स्कूल का जो गेट होता था वहीं पे मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw them। वो क्या करते थे, ग्रोलिंग का मतलब होता है गुर्राना, और फाइटिंग विथ ईच अदर, तो वो हमारे पीछे पीछे आते थे गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए। क्योंकि किसके लिए, क्योंकि जो चपाती हम उनके लिए थ्रो करते थे, जो हम चपाती हम उनको फेंकते थे उसको खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। अब जब उनके जो परिजन थे वो पूरे तरीके से सेटल हो गए, मतलब पूर्ण तरीके से उनका एक घर बन गया और उनकी इतनी अर्निंग इनकम हो गई, तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपने बच्चे को और उसकी दादी को वहां पर बुला दिया, शहर में बुला दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। अभी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
कल्चरल डिफरेंस है, तो आपके वो पूर्णतः चेंज हो चुका है। तो वो कह रहा है दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, हमारी मित्रता का एक बहुत ही अलग पड़ाव था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब वो अभी तक वो एक रूम ही शेयर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वो किसमें जाता है, वो एक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में जाता है उस मोटर बस के अंदर, यानी एक नॉर्मल बस के अंदर वहां पे जाता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शहर अच्छा था क्योंकि तो वहां पर आप देखेंगे कि कुत्ते जो होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो वहां पे नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि वहां पर सड़कों पर ऐसे कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, अब वो क्या करती है कि जो घर के बाहर का जो हिस्सा होता है वहां पर चिड़ियों को लगातार दाना देती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे साल गुजरते गए, तो अब वो स्कूल जा रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं कि अपनी दादी से वैसे ही समय व्यतीत कर सके, तो अब वो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। तो कह रहा है जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, तो हमने एक दूसरे को देखना बहुत कम कर दिया। फॉर समटाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक उन्होंने क्या किया, दादी ने उसको उठाना और उसको तैयार करना चालू रखा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, अब जब मैं वापस आता था तो मेरी दादी पूछती थी कि क्या मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, अब मैं जब वापस आता था वो क्या करता था, अंग्रेजी के शब्द जो पढ़े थे उसने वो बताता था, और जो पश्चिमी विज्ञान है, जो पश्चिमी ज्ञान है उसके बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, एंड वर्ल्ड बिंग राउंड। अब वर्ल्ड बिंग राउंड जो है ये, इसको वेस्टर्न फिलोसॉफी में माना जाता है, लेकिन भारत में भी आज भी जो ज्योग्राफी का नाम है वो भूगोल है। तो शायद इस लेखक को इस चीज में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता में एक ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऐसा कर दिया था कि धरती जो है वो पहले पहले उन्होंने बोला कि चपटी है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि धरती जो है वो गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब इन सब बातों से क्या होगा कि उसकी दादी जो थी वो अनहैप्पी होती थी, बहुत ही दुखी रहती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो क्यों दुखी रहती थी, क्योंकि अब वो मेरे जो मैं जो सीख रहा था उसमें मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और उन्हें उन चीजों पे विश्वास नहीं होता था जो मुझे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और उनका ये एक मानना था कि वहां पर क्योंकि भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं करा जाता है, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, अब एक दिन मैंने घर पे आके बताया कि हमें जो म्यूजिक सिखाया जा रहा है, यानी अब हमें म्यूजिक लर्न कराया जा रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को सिखाया जा रहा है। अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाया जा रहा है टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके हिसाब से जो म्यूजिक है, संगीत है, उसका बहुत ही खराब एसोसिएशन है। ल्यूड का मतलब यहाँ पे होगा खराब, या फिर बहुत ही चारित्रिक पतन वाला एक एसोसिएशन है, मतलब जुड़ाव है किससे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैलर्ट्स एंड बेगर्स, यानी हैलर्ट्स का मतलब होगा वैश्या और बेगर्स का मतलब होगा भिखारी, यानी यह जो है ये भिखारियों की और वैश्याओं की मोनोपोली है, यानी उनके द्वारा आधिपत्य किया हुआ एक टूल बन चुका है क्या, संगीत। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए यह नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साध ली, वो बता रहा था कि वो इससे खुश नहीं है, डिसअप्रूव कर रही है, यानी उस चीज से वो खुश नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। When I went to university, I was given a room of my own. अब वो कह रहा है कि अब ये तीसरा पड़ाव आता है, तो वो कह रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया, जब मैं एक महाविद्यालय गया, तो मेरे को अपना एक रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और जो हमारे बीच का एक संबंध था, क्योंकि हम एक ही रूम में रहते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, वो मुझे तैयार करती थी, वो जो कॉमन लिंक था हमारी मित्रता का, वो स्नैप हो गया, यानी टूट गया। माई ग्रैंडफादर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपने एकांत को बिल्कुल स्वीकार कर लिया। सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, यहाँ पे एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ
रेजिग्नेशन, उन्होंने दूर रह के अपने एकांत को स्वीकार कर लिया, सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो जो अपना चरखा थी उसको कभी भी छोड़ती नहीं थी, बहुत कम छोड़ती थी एक्चुअल में। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो चरखा चलाती थी और पूरे दिन अपनी प्रार्थनाएं करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय क्या होता था, सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, लेकिन दोपहर के समय वो क्या करती थी, चिड़ियों को दाना देती थी। while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और जब वो जो छोटे छोटे टुकड़े करती थी, जो रोटी के या ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, hundreds of little birds collected around her, अब वो क्या होते थे, सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी होते थे, छोटी छोटी चिड़िया होती थी, पक्षी होते थे, वो आते थे, हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चिर्पिंग्स। वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चिर्पिंग्स का मतलब होगा एक बहुत ही सुंदर आंखों कानों को जो मन भावन जो आवाज होती है, उसकी चहचहाने की, चर्पिंग्स का मतलब होता है चहचहाने की जो आवाज होती है, वो वहां पे तैयार होती थी, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सभी को अच्छी लगती है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया आती थी और उसके पांव पे बैठती थी, दादी जी के पांव पे बैठती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों पर बैठती थी। सम एवर सैट ऑन हर सैट हेड, अब कुछ उनके मस्तक पर भी बैठ जाती। सी स्माइल्ड बट नेवर शू देम अवे, वो हंसती थी, स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे ऑफ द, अब ये कह रहा है ये जो आधा घंटा रहता था दोपहर के समय के बाद का, ये उनकी जीव उस समय के दिन का सबसे खुशी वाला पल होता था। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें देखिए एक सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन है, दूसरा वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगले पे आते हैं, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, अब जब मैंने बाहर जाने का निश्चय किया, अब्रॉड का मतलब होता है देश से बाहर, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया आगे पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंडफादर वुड बी अपसेट, तो मुझे ऐसा पक्का विश्वास था कि जो मेरी दादी है वो बहुत दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज थी, जो उनकी आयु थी, उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता है, यानी दादी रहेंगी या नहीं रहेंगी ये पता नहीं रहेगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को ये पता था, मतलब दादी को ये विश्वास था कि जब मैं वापस आऊंगा तब वो वहां पर होंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अब सेंटिमेंटल का मतलब होता है कि जब आप भावना से बहुत ज्यादा, आपकी भावनाएं बहुत उमड़ जाती हैं, आप बहुत ज्यादा भावनाएं आपकी प्रबल हो जाती हैं, तो उसको बोलता है सेंटिमेंटल। तो वो कह रहा है वो बहुत ज्यादा, वो बहुत थोड़ी भी, बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बही। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, अब मुझे वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने को न तो बात की न ही अपनी भावनाओं का कुछ प्रदर्शन किया। हर लिप्स मूव्ड इन अ पेयर, अब उन्होंने, दादी क्या कर रही थी कि अब उनके जो लिप्स थे वो प्रार्थना कर रहे थे, किसके लिए, अपने पोते के लिए, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन पेयर, और उनका दिमाग जो था पूरी तरीके से जो प्रार्थना था उसमें लीन था। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट, उन्होंने क्या किया कि मेरे मस्तक पर, फोरहेड का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, इस पर उन्होंने एक छोटा सा चुम्बन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिस्ड द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट इम्प्रिंट के जब आप किसी को चुम्बन करते हैं तो आपके एक हल्का सा गीला, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला जो होता है उसका निशान हो जाता है, और वो एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो वो था हम दोनों के बीच का एक अंतिम एक फिजिकल कांटेक्ट, मतलब एक शारीरिक संपर्क जो था वो था। ये दादी और पोते के बीच के प्रेम को दर्शाता है कि उनमें कितना आपस में प्रेम था, और दादी किस तरीके से चिंतित थी लेकिन अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था। बट दैट वाज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ उसके हिसाब से। उसको तो लग रहा था कि वापस जब आऊंगा तब दादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल के बाद घर आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उन्हें स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बड़ी नहीं लग रही थी, उनकी आयु में कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि आयु में वृद्धि हुई थी, लेकिन दादी का ऑलरेडी लिंकन फेस था, और वैसे ही उनकी कितनी एक उम्र हो चुकी थी, एक वय, जिस वय में वो थी उस उम्र में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास मेरे से बात करने का
समय नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने मेरे को अपने बाहों में जकड़ लिया, I couldn't hear her reciting, I could hear her reciting her prayers. तब मैं जो वो अपनी प्रेयर कर रही थी, जो प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए, वो सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, और जो मेरा पहला दिन था, उस दिन भी her happiest moment were with her sparrows. और क्या था उनका सबसे अच्छा खुशी का मौका क्या था कि जब वो अपनी चिड़ियों के साथ होती है। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनके साथ जिनको वो लगातार खिला रही थी और किस तरीके से, प्यार से डांट कर। फ्रिवलस रिब्यूज का मतलब होता है लगातार प्यार से डांट कर उनको वो जिस तरीके से वो खिला रही थी, ब्रेड क्रम्स जो खिलाती है छोटे छोटे वो डालती थी, वो उसका मतलब होता है यहाँ पे फ्रिवलस रिब्यूज, यानी प्यार से डांट कर फटकार कर उनको वो कर रही थी, उसको बोलते हैं फ्रिवलस रिब्यूज। इन द इवनिंग a change came over her, और शाम को क्या हुआ कि परिवर्तन आया। She did not pray, उन्होंने आज उस दिन प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, उन्होंने क्या किया, सभी आसपास की पड़ोस की सभी महिलाओं को एकत्र किया। Got an old drum and started to sing, और एक अपने जो बजाने वाला ड्रम था उसको लिया अपने हाथ में और भजन गाने शुरू कर दिए। For several hours he thumbed the sagging skin of the dilapidated drum। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डायलापेटेड ड्रम मतलब जो पूर्णतः से जीर्ण शीर्ण जो उसका ड्रम का जो चमड़ा था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो उसकी पूर्ण तरीके से फटा हुआ, लिटरली फटा हुआ जीर्ण शीर्ण जो ड्रम था, जो तबला था या जिसको आप बजाते हैं, वो जो था उसको वो लगातार बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गीत कौन से गा रही थी, जैसे कोई वीर बाहर से आता है उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, और हमें क्या करना पड़ा कि उन्हें बार बार दबाव डालना पड़ा ताकि वो बहुत ज्यादा थक नहीं जाए। ओवरस्ट्रेनिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा थकान से चूर ना हो जाए, और परसुएट का मतलब होता है बार बार कहना या फिर दबाव डालना। दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी हैड नोन हर एंड शी डिडंट प्रे। वो कह रहा है मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, ये पहला समय ऐसा था जब उन्होंने उस दिन कोई प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और सुबह क्या हुआ, अगली सुबह ही वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये बहुत ही मामूली बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और जैसा कि डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंडफादर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी कुछ अलग सोच रही थी उस समय। शी टोल्ड अस हर एंड वॉज देयर, और वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी, उन्होंने हमें कहा कि मेरा अंतिम समय निकट है। शी सेड दैट सिट ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ she had omitted to pray। वो उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत थोड़ा समय बचा है और यह उनके जीवन का एक अंतिम अध्याय है, और she had omitted to pray, omitted का मतलब वो प्रार्थना करना भूल गई या उन्होंने प्रार्थना नहीं की। she was not going to waste any more time talking to us, उन्होंने अब हमसे जो बात करने का जो समय था व्यर्थ न करने का निश्चय किया, यानी अब वो प्रार्थना कर रही थी लगातार। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने पूर्णतया हमारे जो विरोध था उसको भुला दिया या फिर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब होता है यहाँ पर उसको आपके ध्यान न देना। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अब वो क्या कर रही थी, वो लेटी हुई थी अपने बेड पे प्रार्थना करती हुई और अपनी बीट्स जो मन के थे उनके बारे में रिसाइट करते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और हमें पता भी चलता कि हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनकी जो लिप्स थे, उनकी जो होंठ थे, उन्होंने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला थी, जो मनकों वाली माला थी, वो रोजरी का मतलब यहाँ पे मनकों वाली माला है, वो नीचे उनके मृत हाथों से नीचे गिर गई, या बेजान हाथों से, लाइफलेस फिंगर्स का मतलब बेजान हाथों से माला नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड हॉर्न और फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और एक शांति वाली जो पीलापन था उनके चेहरे पर, वो दिखा रहा था कि अब वो हमारे साथ नहीं है, और हमें पता चल गया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी, हमने उनको बिस्तर से उठाया
और उन्हें जमीन पे रखा, जैसा कि एज इन कस्टमरी का मतलब जैसा कि रीति रिवाज है, जिस प्रकार से वहां पे रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड, और उसे लाल कपड़े से ढक दिया, माता जी को लाल कपड़े से ढक दिया। श्राउड का मतलब होता है जो अंतिम वस्त्र होता है वो। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ समय तक दुख, मॉर्निंग का MOURN, मॉर्निंग का मतलब होता है कि कुछ समय तक रोने के बाद या फिर दुख प्रकट करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट, कि ताकि हम उनके अंतिम जो फ्यूनरल है, जो उनका दाह संस्कार है, उसकी हम तैयारी कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम उनके रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और हमने क्या कर दिया कि एक स्ट्रेचर बनाया और उस पे उनको ले जाए ताकि वहां पर जाके उनका दाह संस्कार किया जाए। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब जो खपच्ची की बनी हुई अंतिम वाली जो आपके बेड होता है उसको बोलते हैं क्रूड स्ट्रेचर। The sun was setting and had lit her room and the veranda with a blaze of golden. अब वो क्या है, उस समय क्या हो रहा था, शाम के समय जो सन था, जो सूर्य था, वो डूब रहा था, और जो हैड लिट हर रूम, और जो उनका दादी का जो रूम था उसको उन्होंने, उसमें प्रकाश हो रहा था। अब वो प्रकाश किस प्रकार का था वो बता रहे हैं। एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, शाम के समय आपको पता होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हल्का गुलाब अपने गोल्ड के कलर का होता है, यानी सुनहरा रंग होता है उसका। तो उस प्रकार का प्रकाश शाम के समय उनके वरांडे में और उनके बरामदे में और उनके रूम में आ रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम जो बाहर का, जो आपके बरामदे के बाहर का जो कोर्टयार्ड होता है वहां पर हम रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रब, और हम कहां से वरांडे में आए, और इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, 1000 स्पिरिट्स सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस बरामदे से लेकर कोर्टयार्ड से लेकर और उनके रूम तक जहां पर वो, वहां पर अंतिम समय पे उनका एक दाह संस्कार से पहले वो सोई हुई थी अपने लाल कपड़े में, वहां पर हजारों की संख्या में चिड़िया वहां पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, आज चिड़ियों के चहचहाने की आवाज नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें इस बात पे बहुत ही दुख हुआ कि चिड़ियों को आज कुछ नहीं मिला। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, अब मेरी माता ने क्या किया कि ब्रेड के जो टुकड़े थे वहां पे फेंक दिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, on the way my grandmother used to, और जिस प्रकार से मेरी दादी करती थी वैसे उन्होंने उसके ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड थ्रू इट टू देम, और चिड़ियों के सामने उन्होंने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु आज जो चिड़िया थी, बहुत सारी चिड़िया जो वहां पे आई हुई थी, उन्होंने ब्रेड को बिल्कुल देखा तक नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम जब लेके जा रहे थे मेरी दादी की जो अंतिम जो लाश थी उसको हम लेके जा रहे थे, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो चुपचाप वहां से उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जो सफाई कर्मचारी होता है उसने वो सारे के सारे जो ब्रेड क्रम्स थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे ब्रेड के, उनको डस्टबिन में यानी कूड़े वाली जगह पर फेंक दिया। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। इसके अंदर आपके इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि द 3 phases ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, ऐसे करके इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपके इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे रूप में आपको बता दूंगा, या फिर आपको बता दूंगा किस तरीके से इनके आंसर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।